हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं आप लोगों के लिए रिवोल्ट ऑफ 8057 लेकर आया हूं। ये रिवोल्ट ऑफ 8057 फॉर ऑल गवर्नमेंट कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है एंड फॉर जो पीएसयू है, जितना भी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें भी इससे क्वेश्चन आता है। सो रिवोल्ट ऑफ 8057 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ये जो रिवोल्ट ऑफ 8057 है, इसमें बहुत बड़ा हाथ था लॉर्ड डलहौजी का। जो डलहौजी है इसको लॉर्ड लगाया जाता है, बट मैं लॉर्ड नहीं लगाया हूँ क्योंकि इन लोगों को उतना रिस्पेक्ट देने की कोई दरकार नहीं है। लॉर्ड डलहौजी था, आप लोग किताब पढ़ते होंगे उसमें लॉर्ड डलहौजी लिखा हुआ होगा, बट मैं डलहौजी लिखा हूँ। लॉर्ड लगाने का कोई इतना दरकार नहीं है। इन लोग कोई अच्छा काम करके तो गया नहीं कि इन लोग को मैं लॉर्ड लगाऊं। ठीक है, इसका जो टेन्योर था काम करने का इंडिया में, ब्रिटिशर्स इसको अपॉइंट किया था एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1848 टू 1856 तक इंडिया में काम किया था लॉर्ड डलहौजी एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद इसका जब टेन्योर ओवर हो गया 1856 में, उसके बाद आया लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बाद आया था लॉर्ड कैनिंग। ये लास्ट गवर्नर जनरल था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ओके। आज मैं आपको ये बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, कॉजेस बताऊंगा कि रिवोल्ट ऑफ 8057 हुआ क्यों, क्या कारण था जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 8057 हुआ। रिवोल्ट ऑफ 8057 को फर्स्ट मतलब बार बोला जाता है जिससे कि इंडिया में जो इंडिपेंडेंस हुआ, तो इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई किए जो भी इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लड़ाई 1857 को ही माना जाता है कि जो भी इंडियंस थे, मतलब फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए जो लड़ाई किए 1857 को ही माना जाता है। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं कॉजेस ऑफ रिवोल्ट। ये जो 1857 है, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका कॉजेस क्या था, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 होने का कारण क्या था। ठीक है, इसका कारण पॉलिटिकल कॉजेस था भी, सोशल कॉजेस था, रिलीजियंस कॉजेस था, इकोनॉमिक कॉजेस था एंड रिसेंट कॉजेस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी मिसलेनियस कॉजेस था। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस क्या था जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंडियंस थे, इंडियंस मतलब हिंदू, इंडियंस मतलब यहाँ पे हिंदू को के बारे में कहा गया है इसमें ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में, कि जो भी हिंदूज थे इनको, जो ब्रिटिशर्स थे आर्मी में काम करते थे ना, हिंदू लोग भी, हिंदू भी करते थे, मुस्लिम भी करते थे। ठीक है, तो जो हिंदू लोग इसमें जो काम करते थे ब्रिटिशर्स के आर्मी के रूप में, तो इनको समुद्र के पार भेजा जाता था। कुछ काम होता होगा इन लोग को लड़ाई करने के लिए कहीं से, क्योंकि पहले तो सिर्फ इन लोग का एक ही मोटिव होता था, जितना से ज्यादा मतलब अक्वायर करना, लैंड अक्वायर करना, अदर कंट्री को अक्वायर करना, अदर टेरिटरी को अक्वायर करना, अदर स्टेट को अक्वायर करना। तो इन लोग का यही पहले काम ही था। तो इंडियन आर्मी को जो भी था, इंडियन आर्मी मीन्स हिंदू, इंडियंस हिंदू को, हिंदू रिलीजन से जो भी बिलोंग करते थे उनको ऐसा माना जाता था। इंडियन हिंदू जो भी थे पहले, उनको वो लोग ऐसा मानते थे खुद को कि अगर मैं समुद्र पार जाता हूं तो मेरा रिलीजियन मतलब उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो सकता है, मतलब उन लोग ऐसा सोचते थे पहले। ठीक है, तो ओवरसीज डिप्लॉयमेंट पहला रीजन हुआ। डिफरेंट सैलरी एट इक्वल रैंक, दो लोग इक्वल थे, मतलब दो लोग इक्वल, एक इंडियंस हुए एक ब्रिटिशर्स, दोनों को अपॉइंट किया गया मतलब इन आर्मी में, और दोनों को अपॉइंट किया गया, पर दोनों को सैलरी इक्वल नहीं था, दोनों का सैलरी बहुत ही डिफरेंट होता था। इंडियन रैंक अप टू सूबेदार, जो भी अपॉइंटेड होते थे आर्मी में, तो उनका जो रैंक होता था वो सूबेदार तक ही पहुंच पाते थे। जो सूबेदार एक रैंक होता था वहीं तक पहुंच पाते थे, इसके ऊपर नहीं प्रमोशन ही नहीं किया जाता था इंडियंस को। बट इन केस ऑफ ब्रिटिशर्स, जो भी ब्रिटिशर्स थे उनको कर्नल तक बनाया जाता था। इंडियन जो भी ब्रिटिशर्स का आर्मी था, इंडियन आर्मी नहीं, ब्रिटिशर्स का आर्मी में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यूरोपियन सोल्जियर डबल सैलरी। जैसे क्या होता है ना कि नॉर्मली
इंडियंस को अदर कंट्री में भेजा जाता था, चाहे अदर टेरिटरी में भेजा जाता था कुछ भी करने के लिए इंडियन मिलिट्री को, ठीक है, तो उनको कुछ भी सैलरी नहीं प्रोवाइड करते थे, मतलब जो सेम सैलरी था सेम सैलरी उनके साथ होता था। बट इन केस ऑफ यूरोपियन मतलब ब्रिटिशर्स जो सोल्जर होते थे उनको अगर आउट ऑफ इंडिया भेजते थे तो उनको डबल सैलरी प्रोवाइड करते थे ब्रिटिशर्स। ओके, ये पहला मिलिट्री कॉसेस था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अब सेकंड आते हैं पॉलिटिकल कॉसेस। पॉलिटिकल कॉसेस में आता है ब्रिटिश पॉलिसीज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी लाया था। मैं डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो का एग्जाम में जब दिया था तो इसमें क्वेश्चन आया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था, तो ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी। तो जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है। जैसे देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है कि जैसे कि माना जाता, ये जो लॉर्ड डलहौजी था ये ऐसा कहता था कि कोई भी राजा का अगर अपना खुद का संतान ना होगा तो फिर अगर वो किसी एक अडॉप्टेड चाइल्ड को अगर अडॉप्ट करता है, मतलब किसी एक मतलब दूसरा चाइल्ड को अगर अडॉप्ट करता है, ऐसे अडॉप्टेड चाइल्ड अडॉप्ट करता है कोई भी दूसरे बच्चा को, तो वो बच्चा उस राजा का प्रॉपर्टी में कोई हक उसका नहीं होगा। मतलब कि जो उसका अगर अपना सन होगा तभी उसको प्रॉपर्टी में हक होगा राजा का, अगर उसका अपना सन नहीं होगा तो फिर उसका प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होगा, और हक ना होगा तो फिर जो प्रॉपर्टी हो गया वो ब्रिटिशर्स के हक में आ जाएगा। ठीक है, तो इन 1852 गवर्नर जनरल डलहौजी extended the British control by applying the doctrine of lapse. Okay friends, I am already discussed these lines. This was an act enforced by the British government to occupied and states and land to the Indians. ठीक है, इससे यह होता था कि वो अपना लैंड को अक्वायर जितना ज्यादा किया, अपना क्षेत्रफल बढ़ाया। ठीक है, ये जो सबसे पहले लॉर्ड जो डलहौजी था एज ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सबसे पहले सतारा को अक्वायर किया। 1848 में सबसे पहले सतारा को अक्वायर किया, उसके बाद संबलपुर को अक्वायर किया। सतारा को सबसे पहले अक्वायर किया था 1848 में, उसके बाद संबलपुर को अक्वायर किया 1850 में, उसके बाद उदयपुर को 1852, नागपुर 1853, उसके बाद झांसी 1854 में अक्वायर किया। दिस किंगडम इंक्लूडेड, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले सतारा को अक्वायर किया था 1848 में 3 एंग्लो मराठा बार पपेट रूलर। जैसे कि जब सतारा को अक्वायर किया सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने एज ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में, तो उसमें एक पपेट रूलर, जैसे कि वहां पे जो मराठा लोग थे ना वहां पे मतलब कोई नहीं था, वहां पे मर गया था, तो एक पपेट रूलर, खुद का एक रूलर वहां पे अपॉइंट किया था वो। बट वो पपेट रूलर भी 1839 में मर गया। तो उसके बाद उसका जो भाई था अप्पा सलीम को फिर से वहां का रूलर, पपेट रूलर बना दिया गया। बट फिर से ऐसा हुआ कि अप्पा सलीम भी मर गया 1848 में, और उसका कोई संतान भी नहीं था, उसका कोई बेटा भी नहीं था। तो जो जॉर्ज क्लर्क था यहाँ का मतलब मराठा लोग का, सतारा का, ठीक है, सतारा महाराष्ट्र में आता था उस समय। ठीक है, तो जो जॉर्ज क्लर्क था ये लेटर लिखा लॉर्ड डलहौजी को कि यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो यहीं से लॉर्ड डलहौजी के दिमाग में आया कि नया दिमाग में इसको आया कि कोई मिलता नहीं है, चलो यहां से ही हम अक्वायर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से इसका दिमाग में आया था अक्वायर करने का एज ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले सतारा को 1848 में अक्वायर किया था एज ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, फिर उसके बाद अनेक्सेशन ऑफ अवध, इसके बाद अवध को जबरदस्ती अक्वायर कर लिया था बाजिद अली शाह फरवरी 1856 मिस गवर्नमेंट, मतलब कि ट्रीटी बिट बेस्ली, मतलब इसमें यह बोलता है कि इसमें मिसमैनेजमेंट, मतलब ब्रिटिशर्स लोग वैसा बोला था कि आप लोग अवध को अच्छा से रूल नहीं कर रहे हैं, तो जबरदस्ती अक्वायर कर लिया था फरवरी 1856 में मिस गवर्नमेंट, मतलब कि ब्रिटिशर्स बोला था कि आप लोग अच्छा से रूल नहीं कर रहे, तो इसलिए जबरदस्ती अक्वायर कर लिया था अवध को ट्रीटी विद बेस्ली। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस मतलब होता है कि according to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent forces. They were have to be protected by the company and had to pay for the subsidiary forces. मतलब इसमें यह होता था कि जो भी वहां का प्रिंसली स्टेट्स था, जो भी वहां का रूलर था, तो खुद का
उस रूलर का खुद का आर्मी नहीं रख करके वो ब्रिटिशर्स से हेल्प लेता था। जो भी ब्रिटिशर्स था वहां अपना आर्मी अपॉइंट करता था, मतलब उसका आर्मी वहां पे देख रेख करता था उस रूलर का किंगडम को, ठीक है। और उस किंगडम को जब देख रेख करता था तो उसके बदले जो रूलर, वहां का जो रूलर था, जो प्रिंसली स्टेट जो भी था वहां का जो राजा था, वो उसको ऐसे मतलब कुछ पैसा देता था उसके बदले, और उसको ये भी देता था ब्रिटिशर्स को कि आप फ्रीली वहां पे ट्रेड भी कर सकते हैं। ये होता है सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। अंडर रिचर्ड बेसली एज द गवर्नर जनरल 1798 to 1805, the Nawab of Awadh and Hyderabad were forced to give over parts of their territory as they failed to pay the alliance, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस से हैदराबाद, सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस से किसको अक्वायर किया गया? सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस से हैदराबाद को अक्वायर किया गया, निजाम साइंड किया था, फिर मैसूर, फिर मराठा, ठीक है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में है कि सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस के थ्रू किसको अक्वायर किया गया था, तो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस के थ्रू हैदराबाद को अक्वायर किया गया था, हैदराबाद निजाम, ठीक है, फिर मैसूर, उसके बाद मराठा। अगर पूछे कि सबसे पहले ऐसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसको अक्वायर किया था, तो सतारा 1848 में। एंड सबसे पहले एनेक्सेशन के थ्रू, मतलब जबरदस्ती कि आप लोग अच्छा से गवर्नमेंट को रूल नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले अवध को अक्वायर किया था। ओके, लेट्स मूव टू अनदर रीजन। हाँ, इकोनॉमिकल कॉसेस, इकोनॉमिकल कॉसेस के कारण भी रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे रीजन यह था कि टैक्सेस, जितना भी टैक्सेस था, पहले तो ही इन लोग बहुत ही टैक्स ले रहे थे और इसके ऊपर भी फिर टैक्स लेने लगे थे, मतलब टैक्स का कोई लिमिट ही नहीं था। जैसे कि टैक्सेस का प्रकार था परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट। ये जो तीनों है ना, ये टैक्सेस का प्रकार है। इसका मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाऊंगा और मैं अपलोड करूंगा। ये तीनों सेटलमेंट, मतलब जो भी टैक्सेस का प्रकार है, ये तीनों को सेपरेट वीडियो में बना करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर ये तीनों को अगर भी अभी डिस्कस करता हूं तो इट विल टेक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। ओके, तो इसको मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, तो टैक्सेस आप इतना ही समझ लीजिए कि टैक्सेस को बहुत बढ़ा दिया था, जिससे इसके कारण इकोनॉमिकल कॉसेस में इसको रखा गया। फिर इंडियन प्रोडक्ट को डिमांड बहुत कम कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री यहाँ पे बैठा चुका था ब्रिटिशर्स लोग, तो खुद का अपना वो इंडस्ट्री से, मतलब फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनाता था, उसी को सेल करता था। इंडियन प्रोडक्ट जो भी था वो, उसका डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुका था। ग्रिड फॉर बुलियंस, मतलब ये हो गया कि इंडियन प्रोडक्ट का वैल्यू तो खत्म हो गया था। तो इंडियन प्रोडक्ट जब बना इंडिया में, तो वहां का इंडियन प्रोडक्ट बना और एक ब्रिटिशर्स बनाता था फैक्ट्री में, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। फैक्ट्री में अगर कुछ बन रहा है तो वो बेल फर्निश्ड बनता है, अगर कोई इंडियंस बनाता था, हाथ से बनाता, तो वो बेल फर्निश्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कारण यही इंडियन प्रोडक्ट का मतलब जो डिमांड था वो रिड्यूस बहुत ज्यादा हो गया था। अग्रीड फॉर बुलियंस, मतलब बुलियंस भी देना नहीं चाहता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट बनाते हैं सोशल कॉसेस के कारण भी रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। अब सोशल कॉसेस में क्या क्या था? इसमें था एंटी सती रिजोल्यूशन 1829। ये तो अच्छा था, बट उस समय का जो भी इंडियंस थे इसके अगेंस्ट में थे। एंटी सती रिजोल्यूशन 1829, ये जो सती प्रथा जो पहले था, इसको खत्म करने के लिए कौन किए थे? इंडिया के तरफ से राजा राम मोहन राय खत्म किए थे, और ब्रिटिश के तरफ से लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। तो ये भी एक सोशल कॉसेस था सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 में। फिर उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट, और विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इसमें भी जो मतलब विधवा जो औरत हो जाती थी, तो उसको शादी करने के लिए फिर से प्रस्ताव रखा था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो इसके ये सब दो बहुत बड़ा रीजन हो गया था। इंडियंस जो भी हिंदू लोग थे, तो हिंदू या जो भी है, तो उन लोग को लगा कि मेरा रिलीजियन में उन लोग मतलब हाथ डाल रहा है ब्रिटिशर्स लोग, तो इन लोग को जो भी इंडियंस थे तो इनको अच्छा होने लगा, क्योंकि रिलीजियस पे अगर बात आ जाता है तो रिवोल्ट होना जरूरी ही था। तो ये दोनों रीजन था, बट ये अच्छा ही था, बट उस समय के हिसाब से यहाँ का लोगों को अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन,
भेदभाव, मतलब कि ये जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो गोरे गोरे होते थे और इंडियंस लोग नॉर्मली एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स उतने गोरे नहीं होते थे, तो फेस के हिसाब से मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते थे, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन करते थे, फोर्सफुल क्रिश्चियनिटी। और उसमें ऐसा होने लगा था कि फोर्सफुली जो भी लोग थे उसको फोर्सफुली क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवाने लगे थे कि नहीं तुमको क्रिश्चियन बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सोशल कॉसेस था फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। अब अदर कॉसेस में आते हैं। अदर कॉसेस में पर्शियन एक लैंग्वेज था, 1837 में उसको इंग्लिश कर दिया गया। मतलब यह था कि उस समय जो ब्रिटिश का जो ऑफिसर्स, जो अपर क्लास का जो ऑफिसर होता था, उसने पर्शियन लैंग्वेज को हेड मतलब जो भी लोग पर्शियन लैंग्वेज जानता था उसको हेड मतलब बनाया जाता था। तो मुस्लिम उसमें बहुत ज्यादा थे जो पर्शियन जानते थे और बोलते थे। तो उसमें जब ऐसा हुआ कि पर्शियन लैंग्वेज को हटा करके इंग्लिश लैंग्वेज को वहां पे रखा गया, तो इससे यह हुआ कि मुस्लिम लोगों को इंग्लिश नहीं आता था। उन लोगों को जो पर्शियन लैंग्वेज था उनको बहुत अच्छी तरीका से आता भी था और वो अच्छा पोजीशन होल्ड भी करते थे एज ए ऑफिसर इन मिलिट्री या एनी अदर प्लेस इन ब्रिटिशर्स के जो भी ऑफिस था ऑफिसर्स के रूप में अपॉइंटेड थे मुस्लिम लोग। बट पर्शियन को हटा करके जब इंग्लिश को रखा गया, लैंग्वेज को पर्शियन लैंग्वेज को हटा करके इंग्लिश को रखा गया, तो मुस्लिम बहुत सारे लोग थे जो कि अपना लॉस हो चुके थे, अपना एलाइट पोस्टेड, ठीक है, अपना जॉब खो चुके थे। अब लास्ट में आता है संथल रिविलियन। ये सब कॉसेस है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। संथल रिविलियंस 1855 टू 1856। इसमें 4 भाई थे, सिंधु कनु चांद एंड भैरव। ये सब झारखंड का थे। ये गोरिल्ला अटैक, मतलब ये होता था कि इन लोग तीर से मार मार के सब लोग को घायल किया करते थे ब्रिटिशर्स लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग ने डिस्कस किया कि कॉसेस फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857, और आगे का मैं फर्दर वीडियोस में आपको जो भी रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसका मैं बताऊंगा आगे जो भी फर्दर है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कॉसेस बताया, और नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। इसका 2 पार्ट और भी आएगा आगे। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।